हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और हम आज नया नया हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं हेमेटोलॉजी या हेमेटोलॉजी ब्लड। और ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, मगर इसको एक नया हेडिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी। और उसमें बहुत सारे टिश्यू थी कनेक्टिव टिश्यू में, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो उसको हम लोग सेपरेट में देख लेंगे जब मसल पढ़ेंगे, और नर्वस टिश्यू को जब हम लोग देख लेंगे जब हम लोग नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, नया हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी मतलब क्या समझते हैं? हेमेटो मतलब तो ब्लड हो गया, एंड टू लॉजी मतलब आपको पढ़ा रहे, लॉजी मतलब टू स्टडी। समझ में आया? लॉजी मतलब टू स्टडी एंड हेमेटो मतलब ब्लड। तो वही इसका डिफिनेशन देख लीजिए, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। वह मेडिकल साइंस का वह ब्रांच जो ब्लड, रक्त, ब्लड हो गया कहते हैं रक्त, या उससे कुछ रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम लोग जिसमें पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। सिर्फ हेमेटोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग ब्लड के बारे में, ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है उसको पढ़ना हेमेटोलॉजी कहलाता है। जैसे कि और भी बात करें, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? टिश्यू पढ़ लिए है तो हिस्टोलॉजी पढ़ ली है, सेल पढ़ लिए तो साइटोलॉजी है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेमेटोलॉजी। तो कुछ हम लोग जनरल नॉलेज के लिए जान लेते हैं। जनरल नॉलेज क्वेश्चन जहां पर से उठ सकता है, आपको जीके के अंतर्गत कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए, फादर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कौन है? फादर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विलियम हार्वे हैं। विलियम हार्वे, ठीक है, क्लियर है। और फादर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो विलियम हार्वे हो गए। और मेन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? हार्ट पढ़ते हैं। हार्ट क्या पंप करता है? ब्लड पंप करता है। तो फादर ऑफ हेमेटोलॉजी कौन हो गए? विलियम ह्यूसन हो गए, फादर ऑफ ह्यूसन। उसमें है हार्वे, इसमें है ह्यूसन। ठीक है। एबीओआरएच ब्लड ग्रुप कौन सा? आप लोग एनसीईआरटी 11 12 में पढ़ते आ रहे हैं। इसमें नाम दिया है कि कौन साइंटिस्ट एबीओआरएच ब्लड ग्रुप का खोज किए थे? कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। और एबीओ कब हुआ था खोज? कि एबीओ हमारे ब्लड में होता है, ब्लड ग्रुपिंग होता है, उसमें 1901 में हुआ था। और आरएच कब हुआ था? ये हुआ था 1940 में। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहला जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ वो किस साल में हुआ? 1960 में हुआ। ठीक है। और जो आरबीसी की ब्लड का, तो जो हेमेटोलॉजी का जो फादर थे विलियम ह्यूसन, और जो आरबीसी की डिस्कवरी किए थे वो थे जेम्स स्वयंमर्दन। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग हेमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मैं इसका डिस्कस करने वाला टॉपिक क्या होगा? ब्लड ही होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड। आप लोग जानते हैं ब्लड को और क्या कहते हैं? ब्लड को और भी कहते हैं रिवर ऑफ लाइफ। रिवर ऑफ लाइफ। रिवर ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं आपको पता है? सोचिए, हमारे जिंदा रहने के लिए क्या चाहते हैं? बोलते हैं ना, पानी, हवा। तो हवा चाहिए, तो हवा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, मतलब पाया तो जाता है इसे नाइट्रोजन। हम लोग के बॉडी के लिए क्या चाहिए जरूरी? ऑक्सीजन गैस ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? जब हम लोग इन्वायरमेंट से हमारा लंग्स जो है वो ऑक्सीजन ला रहा है, उसको कौन कैच करता है? ब्लड कैच करता है। और ब्लड कैच करके पूरे सेल को देता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, और फिर वही जो सेलुलर वेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लंग्स एक्सक्रीट कर देता है। तो इसीलिए कह रहे हैं रिवर ऑफ लाइफ। कौन हम लोग को सेल को, एक एक सेल को पहुंचा रहा है ऑक्सीजन? ब्लड पहुंचा रहा है, इसलिए इसका नाम देते हैं रिवर ऑफ लाइफ। तो आपसे पूछा जाए रिवर ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? ब्लड। ये एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आपको पढ़ाया था कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन में कि यह लिक्विड या तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज, आपसे पूछा ब्लड क्या है तो बोलिएगा ये एक लिक्विड, फ्लूइड या लिक्विड और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और इसको क्या कहते हैं? इसको लिक्विड ऑर्गन भी कहते हैं। लिक्विड ऑर्गन इसलिए कहते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन होते हैं ना, स्किन, हमारे स्किन क्या करता है? जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई होता है उसको सेंस करता है। नोज हो गया, स्मेल को सेंस करता है। टंग हो गया, टेस्ट को मतलब अथी करता है, क्या कहता है? डिफरेंशिएट करता है। तो इस तरह यही ब्लड को लिक्विड ऑर्गन भी कहते हैं। और अगला सेंटेंस पढ़िए, ब्लड रीच टू एवरी सेल एंड मेंटेन कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। तो क्या ब्लड हमारे सेल के हर एक सेल के पास जाता है और एक कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करता है। कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके सेल के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। यही मतलब ब्लड रीच टू एवरी सेल, मतलब वो हर सेल के पास जाता है और एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है सेल के बीच। ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाइए, ब्लड किस चीज से मिलकर बनता है? पढ़ते आ रहे हैं आप लोग बच्चे से, ब्लड इज मेनली फाउंड बाय, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ किससे? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ मेनली प्लाज्मा
फर्दर प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ठीक है, प्लाज्मा और सेल पाए जाएंगे, ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। तो इसमें कितना, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कितना परसेंटेज होगा प्लाज्मा का? 55% जो होगा प्लाज्मा का होगा, और ब्लड सेल का होगा 45%। ठीक है, फिर हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, वाटर पाया जाएगा, और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाएंगे, प्लाज्मा प्रोटीन और अदर्स। ठीक है, और ब्लड सेल में मेनली 3 चीज पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है, क्लियर है? फिर देखिए प्लाज्मा में वाटर कितना पाया जाएगा? 92% पाया जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन कितना पाया जाएगा? 77%। 92 तो यही हो गया, तो 7%, और अदर्स 1%। और 1% में क्या आ जाएगा? कुछ आयंस आ जाएंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइन, कैल्शियम। ठीक है, और क्या आ जाएंगे? और क्या आ जाता है? प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या कहता है? टिश्यू से होके अभी लाता है, बेस्ट नाइट्रोजनस बेस्ट कंटेन किए हुए रहेंगे, नाइट्रोजनस बेस्ट, और क्या? कुछ एंजाइम्स कंटेन किए हुए रहेंगे, एंजाइम्स या हार्मोन्स। यहां तक क्लियर है? एंजाइम्स या हार्मोन्स। अब आ जाइए ब्लड सेल में। तो ब्लड सेल में आरबीसी कितने पाए जाते हैं? आरबीसी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ब्लड सेल में 99%, और ये दोनों डब्ल्यूबीसी मिला के 1%। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आ जाइए कुछ क्वेश्चन बनने वाली बातें, कुछ ऑब्जेक्टिव से बात कर लेते हैं। हाउ मच वाटर प्रेजेंट इन ब्लड? ब्लड में कितना वाटर प्रेजेंट होगा? तो देखिए बोल रहे मेनली वाटर का बना होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला चीज वाटर। सेल तो अलग चीज हो गया, सेल सॉलिड में गिन लेते हैं हम लोग। तो क्या कहते हैं, वाटर ज्यादातर 92%, तो प्लाज्मा कितना है? 55%। तो इसका आंसर हो सकता है 55%। समझ गए? इसमें ब्लड का लेना देना, ब्लड में वाटर का लेना देना सिर्फ प्लाज्मा से है। प्लाज्मा, ब्लड तो एक सेल हो गया, सेल मतलब सॉलिड पार्ट हो गया, और प्लाज्मा लिक्विड पार्ट हो गया। और लिक्विड पार्ट में यहाँ प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट है? वाटर, प्लाज्मा मेनली मेड अप ऑफ वाटर, क्योंकि सबसे ज्यादा पाया जा रहा है 92% वाटर। तो इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कंसेप्ट में कि प्लाज्मा में जितना पाया जाएगा उतना ही ब्लड में वाटर पाया जाएगा, 55%। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोटल वाटर इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर है? प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर है? तो 92% वाटर है, दिख रहा है। प्लाज्मा में आपको पूछ रहा है वाटर, तो देखिए प्लाज्मा में वाटर 92%। टोटल ब्लड सेल इन ब्लड, मतलब ब्लड में टोटल ब्लड सेल कितना है? तो 45% लिख देंगे। इसको देखते जाइए, बन जाएगा। टोटल आरबीसी इन ब्लड कितना है? ब्लड में टोटल आरबीसी 45% हो जाएगा, क्योंकि देखिए ब्लड सेल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आरबीसी 99%, और वो दोनों को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब पूछ रहा है क्या? टोटल आरबीसी इन ब्लड, ब्लड में कितना आरबीसी? तो 45% लिख सकते हैं, क्योंकि ब्लड में पूछ रहा है। यदि ब्लड सेल में पूछता टोटल आरबीसी इन ब्लड सेल, तो हम लोग लिख सकते हैं 99%। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? इतना क्लियर है? टोटल आरबीसी इन ब्लड सेल, ये ब्लड सेल में पूछ रहा है कि जितना टोटल सेल है उसमें से आरबीसी का कितना परसेंटेज है? तो 99%। यदि ब्लड में आपका आरबीसी पूछा जाए तो 45%। अब दो चीज समझने वाला बहुत जरूरी है, ये आपको बहुत जगह काम देगा, बहुत चीज समझने में काम देगा। प्लाज्मा किसको कहते हैं? प्लाज्मा किसको कहते हैं? तो ब्लड और ब्लड सेल से हटा दीजिए, तो सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्लड होता है, और ब्लड में से ब्लड सेल को घटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? प्लाज्मा। ठीक है, जब आप खून लेते हैं, खून लिए किसी का, देखते हैं टेस्ट ट्यूब में खून लेते हैं, उसको थोड़ा देर बाद, थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिएगा ना, तो ऊपर उसके क्या स्ट्रॉ येलो कलर जम जाएगा, मतलब आपको दिखेगा लिक्विड पार्ट अलग। तो वो क्या होता है? डेंसिटी ब्लड सेल का ज्यादा होगा, सेल सॉलिड पार्ट होगा, सेल नीचे आ जाएगा, और जो लिक्विड पार्ट रहेगा ऊपर हो जाएगा। तो वो जो ऊपर हो जाता है येलो कलर, उसी को कहते हैं प्लाज्मा। और एक चीज है सीरम। सीरम किसको कहते हैं? सीरम की जो प्लाज्मा हुआ ना ऊपर जो जमा, उसमें हमारे ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? जो खून को जमाते हैं। तो जो हम प्लाज्मा से हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर हटा देंगे, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा? सीरम।
ठीक है, क्लियर है। पर सीरम, जब हम लोग प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा देंगे तो सीरम बच जाएगा, और जब प्लाज्मा क्या है, ब्लड माइनस ब्लड सेल, ब्लड से ब्लड सेल हटा देंगे तो बच जाएगा प्लाज्मा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को आप लोग को आगे पीछे करके यहाँ से कि ब्लड किसको कहते हैं या किसको, इसको करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं जनरल फीचर ऑफ ब्लड। ब्लड के कुछ जनरल फीचर होते हैं उसको जान लेते हैं। तो पहला क्या लिखा है, टोटल ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होगा, तो वो होता है 6 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। मतलब ह्यूमन का जितना बॉडी वेट होगा उसका 6 से 8%, TBW इसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो मतलब आपसे पूछा जाए कि 70 kg का एक ह्यूमन है और उसका आप उसमें कितना ब्लड पाया जाएगा वो बताएं, तो 70 का 8% करेंगे तो कितना होता है 5.6। तो ये अप्रोक्सीमेटली जितना वजन होता है उसके हिसाब से हम लोग अप्रोक्स बोलते हैं 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। या तो ये भी, इसका भी रेंज होगा। जब हम लोग भी बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। तो जो मेल का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसमें कुछ ज्यादा पाया जाएगा। तो इसमें मेल में अप्रोक्स 5 से 6 लीटर पाए जाते हैं और फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ब्लड का कलर कैसा होता है, देखिए जहां भी कट फट जाता है तो कहाँ कैसा कलर देखने को मिलता है, रेड देखने को मिलता है। तो रेड भी दो तरह का होता है। कैसा, एक तो होगा ब्राइट रेड, ब्राइट रेड मतलब क्या एकदम लाल, और एक होगा डार्क रेड, उसमें थोड़ा सा कुछ कालापन का, रेड तो है पर उसमें थोड़ा सा काला काला दिखेगा। जैसे कोई बोलता है नस काट लिया, नस काटता है तो उसमें कैसा आपको ब्लड देखने को मिलता है, थोड़ा काला काला ब्लड देखने को मिलता है। और कहीं से मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हुआ तो उसमें कैसा कि आर्टरी पूरा अंदर जाके हम लोग काटते हैं तो उसमें ब्राइट रेड देखने को मिलता है। तो ब्राइट रेड कहाँ देखने को मिलता है, आर्टरी में, और डार्क रेड कहाँ मिलता है, वेन में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आगे कौन सा फीचर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है 1.0500 तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब एक रिलेटिव वाटर के रिलेटिव में लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव भी लेते हैं। और क्या डेंसिटी ऑफ यहाँ पर सब्सटेंस क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ब्लड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट ए डेफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.050 1.60। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब इसका कोई क्वांटिटी नहीं होता। मतलब ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है तो यूनिट कट जाएगा तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, इसका उतना वैल्यू नहीं है, याद रहता है तो याद रखिए, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, रिवीजन करते रहिएगा तो याद हो जाएगा। पीएच ऑफ ब्लड, यहाँ पर ये मेन क्वेश्चन है, आपको ये डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। पीएच ब्लड का बताइए, पीएच क्या होता है, तो 7.35 से 7.45 होता है। पढ़े होंगे ना, केमिस्ट्री में बोलते थे पीएच का इंडिकेटर आता था 0 से लेकर 14 तक। 7 न्यूट्रल होता था और उसके आगे बेसिक और उसके साथ से पीछे एसिडिक। तो इसको आपको यदि हम लोग एग्जैक्ट कोई पूछे तो बोल देना है 7.4 होता है एग्जैक्ट। नेचर कैसा होगा, वही पूछ रहा है, ब्लड जो है सॉल्यूशन उसका नेचर कैसा होगा, अल्कलाइन होगा, क्योंकि 7.35 7.45 जा रहा है तो इसका नेचर अल्कलाइन होगा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये कैसा है, बफर है। बफर सॉल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं, वो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग थोड़ा सा, वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करें तो उसके पीएच पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता है, तो उसी को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो कैसा है ब्लड, बफर सॉल्यूशन है। विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन, मतलब विस्कोसिटी जहां जाए गाढ़ापन, तो ये वाटर से 4 से 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। विस्कोसिटी लिखा है 4 to 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। और जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है, 1% बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये सेल्स के पास जाता है और सेल्स क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। बॉडी में क्या कर रहा है, सेल्स मेटाबॉलिज्म कर रहा है। तो जो मेटाबॉलिज्म के कारण जो हीट उत्पन्न हो रहा है वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है, उसी को कहते हैं, इसीलिए इसका 1 डिग्री सेल्सियस बॉडी से टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो फंक्शंस ऑफ ब्लड यहाँ पर देख लीजिए, एक करके देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना, इसका ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा है रेगुलेशन करना, रेगुलेशन क्या करेगा, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड करेगा। ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन का रेगुलेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन में क्या करेगा, रेगुलेशन में फ्लूइड का करेगा, बहुत चीजें करेगा। और प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन कैसे करेगा, ब्लड में WBC पाया जाता है, तो WBC कब पाया जाता है, वो इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो बॉडी में WBC बढ़ जाता है। और ये क्या एक्सक्रीशन करने में काम करता है, एक्सक्रीशन कैसे करता है,
ब्लड जाता है किडनी के पास, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है, उससे पूरा प्रोसेस होके यूरिन बनता है, तो क्या हुआ, वो एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। और इसको याद रखने के लिए आप एक नियम बना सकते हैं, टीआरपी। देखते हैं कोई भी मीडिया आप लोग देखते होंगे तो उसमें बोलता है टीआरपी के लिए कर रहा है, तो वही है टीआरपी। एक है ई, तो टी से ट्रांसपोर्टेशन, आर से रेगुलेशन, पी से प्रोटेक्शन, ई से एक्सक्रीशन। क्लियर है। तो पहला हेडिंग है हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ, पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एन नाइट्रिक, ओ से ओ, नाइट्रिक ऑक्साइड एनओ को बोलते हैं। तो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैसियस हार्मोन है। आगे आपको पता चलेगा क्यों गैसियस हार्मोन है, आधा को पता चल गया होगा क्यों है गैसियस हार्मोन नाइट्रिक ऑक्साइड, समझ में आ रहा है। आगे ये वैसोडाइलेशन काउज करता है। वैसोडाइलेशन काउज करेगा तो वहां पर ब्लड एडुकेट, बॉडी में ब्लड पूरा एडुकेट अमाउंट में है, तो क्या करता है, एडुकेट सप्लाई टू वेसल्स, सब वेसल्स को एडुकेट सप्लाई प्रदान करेगा। ठीक है, पहला तो हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यह एक गैसियस हार्मोन है और ये वैसोडाइलेशन काउज करता है। और दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है ब्लड। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ के इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और सेकंड वन, ये डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व होके बाइकार्बोनेट की तरह डिजॉल्व होके भी ट्रांसपोर्टेशन शो करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जुड़ के कितना परसेंट करता है, 97%। और जो बच गया वो डिजॉल्व होके करता है कितना, 3%। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, 3 मैकेनिज्म से। पहला तो बाइकार्बोनेट, इतने इससे कितना परसेंट होता है, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं 12th में 11th में पढ़ के आ रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बाइकार्बोनेट से 70% करता है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन से जुट के कितना करता है, 23% करता है। और जो बच गया वो डिजॉल्व फॉर्म में करता है ट्रांसपोर्टेशन, वो है 7%। ठीक है, ये आपको कैसे ट्रांसपोर्ट करता है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अभी जान लीजिए आप ऊपर ऊपर इतना इतना ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फिर जिनको स्क्रीनशॉट खींचना है खींचिए। फिर आगे देखते हैं। नॉर्मली हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है और CO2 भी बाइंड करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाइंड करता है। तो वही बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन से जब अटैच करता है तो बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आगे देखिए, जो CO2 का एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के रिलेशन में, वो उसका एफिनिटी ऑक्सीजन से बाइंड करने का 20 टाइम्स ज्यादा होता है। ऑक्सीजन के रिलेटिव में हम लोग ऑक्सीजन के कंपेयर में देखें तो जो CO2 का एफिनिटी है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने का, वो 20 टाइम ज्यादा है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एफिनिटी है ऑक्सीजन से बाइंड करने का, वो 200 टाइम्स ज्यादा है। यहाँ पर देखते हो ग्रेटर देन O2 होगा, तो यही लिखा है, एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग विथ, ऊपर है, बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन इज 20 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। और एफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन इज 200 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो वही यहाँ पर आपको पूछ रहा है ऑक्सीजन इज टू CO2 का रेशियो क्या होगा, तो 1 एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा जहां पर, तो वहां पर 20 कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा। और जहां पर एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा वहां पर 2000 कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ। तो समझ गए। तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो बाइंड भी करेगा। और सब बॉडी में हर एक चीज, हर एक मॉलिक्यूल एक लिमिटेड अमाउंट में तब तो ठीक है, पर ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो कुछ तो करेगा। तो वही हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जब कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा तो उसको नाम देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया है बॉडी में। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग देखिए फिर आगे समझते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड 10% बाइंड करता है, लेस देन 10%, तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक क्या होता है कि बॉडी कोई साइन एंड सिम्टम नहीं शो कर रहा है, मतलब वो नॉर्मल रहेगा आदमी जिसमें 10% से कम बाइंड हुआ है। जब 11 से 20% बाइंड हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसमें देखने को मिलेगा सेरेब्रल वैसोडाइलेशन। सेरेब्रल वैसोडाइलेशन मतलब जो वेसल्स है सेरेब्रल का, उसमें डायलेट कर जाएगा। तो क्या होगा, वॉल्यूम कम जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये बोल रहा है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर विद इन द क्रेनियम प्रेशर बढ़ जाएगा। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसमें हम लोग को देखने को मिलता है हेडेक, फ्लशिंग ऑफ फेस। फ्लशिंग ऑफ फेस क्या होता है, फेस पे रेड रेड पैचेज आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे सीधा सा बोल सकते हैं रेडनेस इन फेस। इसको फ्लशिंग ऑफ फेस का एक स्पेशल नाम देते हैं प्लीथोरा।
थोड़ा स्पेशल नाम देते हैं फ्लेसिंग ऑफ फेस। और उसमें क्या हो जाएगा, जब इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो जाता है तो विजुअल एक्टिविटी हमारी कम जाती है, मतलब देखने की क्षमता कम जाती है। और आगे देखिए, जब 20 से 40% कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, वो कंफ्यूज रहेगा क्या करें क्या नहीं करें, डिसओरिएंटेड देखने को मिलेगा। और डिसओरिएंटेड मतलब क्या होगा, वो अपने टाइम टीपीपी, ओरिएंटेशन का मतलब होता है टीपीपी, टाइम पर्सन प्लेस, मतलब ये तीनों को पहचानने में टाइम उसको नहीं पता चलेगा, पर्सन नहीं पता चलेगा, और पैलेस कहाँ है, वो कहाँ पर है कहाँ नहीं उसको नहीं बुझाया कुछ, ठीक है। डिसओरिएंटेशन मतलब यही होता है। उसमें हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, जब 20 से 40% कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो उसमें हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, डिसओरिएंटेशन। हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम देखने को मिलेगा। जब 40 से 60% अटैच कर जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ तो सीजर्स देखने को मिलेगा या कोमा देखने को मिलेगा। और मोर देन 60% जब बाइंड कर जाए तो डेथ देखने को, आदमी मर जाएगा, डेथ देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। और इसका मैनेजमेंट क्या है, उसमें मैनेजमेंट सबसे पहला लिख रहा है हाइपरबेरिक ऑक्सीजन, मतलब उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। हाइपरबेरिक मतलब प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे एक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में, मतलब प्रेशर से प्योर ऑक्सीजन आदमी को हम लोग देंगे। और जब कब देते हैं इसका इंडिकेशन, या तो सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में देंगे, ड्राउनिंग में देंगे, डायबिटिक फुट हो गया, अल्सर हो गया, जिनको गैंग्रीन हो गया उसमें भी देते हैं, किन्हीं को स्ट्रोक आ जाता है तो उनको देते हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन का थेरेपी। और बर्न में भी हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। सेकंड क्या इलाज है इसका, 100% ऑक्सीजन देते हैं मास्क के थ्रू, नॉन रीब्रीथ मास्क के थ्रू 100% ऑक्सीजन उसको देते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग का मैनेजमेंट है। अब फिर आ जाए ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन और क्या क्या ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन, फैट करता है, CHO-aldehyde ग्रुप, अमीनो एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। पांचवा नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। कौन कौन इलेक्ट्रोलाइट्स, मेन इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड फॉस्फेट आयन। ठीक है, और क्या करता है, और ब्लड हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। पर है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड आपको नहीं देखे तो वीडियो जाके देखिए। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, अपना जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करता है। तो वही क्या करेगा, ब्लड वो भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। और क्या, सेल हमारा एंजाइम बना रहा है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एंजाइम बना रहा है, एंजाइम क्या होगा, ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा। और क्या, सेल मेटाबॉलिज्म कर रहा है, मेटाबॉलिज्म करने के बाद मेटाबॉलिक वेस्ट होगा। मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ लेके जाएगा, ब्लड किडनी के पास, और किडनी क्या करेगा, उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देगा बॉडी से। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट भी हो रहा है। क्लियर है, इतना ही ट्रांसपोर्टेशन था। अगला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, TRP रेगुलेशन देखेंगे, क्या क्या ब्लड रेगुलेशन करता है। ठीक है, फिर अगला फंक्शन हम लोग रेगुलेशन पढ़ेंगे। रेगुलेशन क्या क्या करता है ब्लड, रेगुलेशन फ्लूइड का करता है, रेगुलेशन पीएच का करता है, रेगुलेशन टेम्परेचर का करता है ब्लड। तो ये समझते हैं रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का रेगुलेशन ब्लड कैसे करता है। तो हमारे पता है हम लोग को बॉडी में सबसे ज्यादा फ्लूइड ही पाया जाता है, बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड दो भागों में बटा है, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर है, एक है इंट्रासेलुलर जो विद इन द सेल है। तो एक्स्ट्रासेलुलर 1/3 हिस्सा पाया जाता है और इंट्रासेलुलर सेल के अंदर पाया जाता है 2/3 हिस्सा। तो एक्स्ट्रासेलुलर को फर्दर हम लोग बांटते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर कितने भागों में बटा है, एक्स्ट्रासेलुलर एक तो जो हमारे ब्लड वेसल्स में बह रहा है उसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर विद इन द वेसल्स। सेकंड वन इज द इंटरस्टिशियल, सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू जो मिलकर एक स्पेस बना रहा है उसको बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल। एंड थर्ड वन इज द ट्रांससेलुलर, दो सेल के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ट्रांससेलुलर। तो समझ में आया, हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड है दो भागों में बटा है, एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर। फर्दर एक्स्ट्रासेलुलर इज डिवाइडेड इनटू इंट्रावेस्कुलर, ट्रांससेलुलर एंड द इंटरस्टिशियल। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से बॉडी जो ब्लड है वो फ्लूइड का रेगुलेशन कर रहा है। तो बॉडी फ्लूइड जो है वो कैसे रेगुलेट हो रहा है, तीन प्रेशर से होता है। एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहा हो। सेकंड वन पढ़ते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है, जो प्लाज्मा का प्रोटीन है और उसमें जो ब्लड में सॉल्यूट है उसके द्वारा लगाया जाता है। और थर्ड होता है ऑन्कोटिक प्रेशर, जो कि एल्बुमिन के द्वारा लगता है। एल्बुमिन जो प्रेशर लगा रहा है उसको कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर, और प्लाज्मा प्रोटीन या सॉल्यूट के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर। और फर्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ब्लड खुद लगा रहा है। तो अभी इसको देखते हैं, इसका नाम याद रखें। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो 26 mmHg लगाता है प्रेशर, और ये जो ऑन्कोटिक है 28 mmHg लगाता है प्रेशर। ठीक है, क्लियर है। तीन चीज याद रखिए, प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक, ऑस्मोटिक, ऑन्कोटिक प्रेशर। और देखिए, वेरिएशन इन दिस प्रेशर्स में कॉज फ्लूइड इंबैलेंस। इन प्रेशर्स में कुछ चेंज हो जाएगा तो फ्लूइड इंबैलेंस हो जाएगा। ज्यादा अच्छे से प्रेशर नहीं लगाया तो क्या होगा, हम लोग बॉडी में एडिमा देखने को मिलता है, एडिमा हो जाता है।
और क्या है, फ्लूइड इम्बैलेंस का मतलब यही है। और डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एल्बुमिन। ऑन्कोटिक प्रेशर कौन लगा रहा था? एल्बुमिन। और एल्बुमिन का डिफिशियंसी हो जाएगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एल्बुमिन किस किस डिजीज या डिसऑर्डर में कम होगा? तो एल्बुमिन कौन बनाता है? लिवर बनाता है, तो लिवर डिसऑर्डर्स में कम जाएगा। जैसे लिवर सिरोसिस हो गया तो उसमें कम जाएगा एल्बुमिन। सेकंड वन इज किडनी डिसऑर्डर, जिसमें कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या होता है जब ग्लोमेरुलर होता है, वो कौन सा मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करता है, वो क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड को फिल्टर करके कौन सा पार्ट नहीं फिल्टर होता है? प्लाज्मा प्रोटीन नहीं फिल्टर होता है। यदि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो प्लाज्मा प्रोटीन का भी फिल्ट्रेशन कर देगा और वो भेज देगा ट्यूब्यूल्स में, तो एल्बुमिन कम जाएगा। समझ में आ रहा है? और आगे मालन्यूट्रिशन, जैसे कि मालन्यूट्रिशन हो जाए बच्चे में, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन PEM, तो उसमें भी हम लोग को देखने मिलेगा एल्बुमिन कम जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड कैसे करेगा बॉडी? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा के, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के, ऑन्कोटिक प्रेशर लगा के। हम लोग देखेंगे इसको एक करके कभी। रेगुलेशन ऑफ पीएच, और ब्लड पीएच का भी रेगुलेशन करता है। पीएच मतलब एसिडिटी, मतलब पीएच का सीधा बात है कितना एसिडिक है, तो वही पीएच का रेगुलेशन करता है। ब्लड का आप लोगों को पीएच बताया था 7.35 से 7.45 होता है। तो ब्लड पीएच कैसे रेगुलेट कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, लंग्स उसमें इन्वॉल्व है। किडनी कैसे करता है? किडनी H+ प्रोटॉन या बाइकार्बोनेट को अब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन करके बैलेंस करता है पीएच को। और बफर सिस्टम प्रेजेंट होता है। और मेनली बफर क्या कौन करता है? कार्बोनिक एसिड। आपको पता है ब्लड में एक एसिड पाया जाता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड है, मतलब वही बोलते हैं बफर कार्बोनिक एसिड है। इस 3 तरीके से हम लोग का पीएच रेगुलेट होता है। ठीक है, क्लियर है? थर्ड वन है क्या? रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। आपको तो पहले बताया हमारा ब्लड का जो टेम्परेचर है और 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है बॉडी के टेम्परेचर से। और क्यों होता है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म के दौरान सेल हीट रिलीज करता है और वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, इसीलिए ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री ज्यादा होता है बॉडी के टेम्परेचर से। आपको थर्ड क्या बताए थे? प्रोटेक्शन करता है। तो प्रोटेक्शन कैसे करता है? सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बॉडी को कौन प्रदान करता है? स्किन प्रदान करता है। सबसे पहला जो डिफेंस हमारे बॉडी को फॉरेन मटेरियल से जो प्रोवाइड करता है वो स्किन करता है। वो तो बाहर की दुनिया हो गई। इंटरनल बॉडी को सबसे पहला डिफेंस कौन प्रदान करता है? WBC। और WBC कहां प्रेजेंट है? ब्लड में। WBC को और क्या नाम देते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, क्लियर है? और क्या करता है? हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? क्लॉटिंग फैक्टर। तो हमारे बॉडी में कहां ब्लीडिंग हुआ उसको कैसे करता है? क्लॉटिंग फैक्टर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है बाय ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट करके ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। तो यही है इसका प्रोटेक्शन का काम। और लास्ट वन क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे कर रहा है? आपको तो बताया था एक्सक्रीशन सेल हमारा मेटाबॉलिज्म के द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करता है और वही ब्लड किडनी के पास ले जाता है और किडनी उसको क्या करता है? फिल्टर करके बॉडी के बाहर वो नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट कर देता है। तो एक्सक्रीशन का काम यही है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू किडनी के द्वारा मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल करना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। और आपको जो भी दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट क्यूरी हो, उसको कमेंट में पूछा करिए। धन्यवाद।